वेलकम एवरीवन, आप देख रहे हो मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। महामैराथन की स्टार्टिंग करने वाले हैं। क्लास होगी आपकी एमसीक्यू बेस्ड, सीसीएस रूल बेस्ड है। जितने भी डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस हैं या आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के एग्जामिनेशंस हैं, हर एक एग्जाम में काम आने वाला क्लास के ऐसे क्वेश्चंस हैं जो डेफिनेटली या तो पूछे गए हैं या पूछे जाएंगे। बेसिकली इसमें सारे के सारे पीवाईक्यूज ऐड किए गए हैं। पूरे के पूरे सीसीएस रूल्स का, फंडामेंटल रूल्स का, सप्लीमेंट्री रूल्स का, सर्विस रेगुलेशंस का एक निचोड़ आपको इसके अंदर देखने को मिलेगा। तो जो जो पॉसिबल क्वेश्चंस है इसके अंदर डाले गए हैं। तो कंडीशन अगर आपने समझना है तो यही है कि अगर आपने पहले हमारी क्लासेस देखी हैं तो डेफिनेटली आपको ये समझ में आ जाएंगे। नहीं भी देखी है तो ये महामैराथन है जो एक रात में पासा पलटने का काम करेगा। पासा पलटने का मतलब क्या होगा? अगर आपकी तैयारी 60% है तो ये उसको 80% पे ले जाएगा। अगर आपकी तैयारी 40% है तो ये आपकी तैयारी को 70% पे ले जाएगा। इफ यू आर प्रिपेयरिंग अराउंड 70 to 80% तो ये 90% से ऊपर आपको लेके जाएगा। तो इसके अंदर कितने क्वेश्चंस मिलेंगे आपको? 150 से ज्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, 150 से ज्यादा क्वेश्चंस होंगे। एमसीआरई डब्ल्यू जाओ के लिए ये हम करा रहे हैं जो 26 को पेपर होने वाला है। एनआईटी का एग्जाम है आपके जमशेदपुर का कल 25 तारीख को, उसके लिए भी काम आएगा ये। आईआईटी रोपड़ का एग्जाम आने वाला है, नेटर चंडीगढ़ के एग्जाम आने वाले हैं, एसजीपीजीआई का एग्जाम आने वाला है। तो अगर कोई भी एग्जाम है जो सीसीएस रूल बेस्ड है तो पेपर कोई भी हो, क्लास एक ही रहेगी जिसका नाम है महामैराथन। तो महामैराथन 150 मोर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे इसके अंदर, 150 प्लस एमसीक्यूज। तो विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। बस कंडीशन यही है, आप भी स्टार्ट करने से पहले सेशन को लाइक जरूर करो। अपना पॉजिटिव कमेंट अगर आप दे सकते हो तो पॉजिटिव कमेंट अभी दो, बीच में टाइम मिलता है तो आप बीच में या सेशन खत्म होने के बाद अपना कमेंट जरूर पुट करके जाना। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करेंगे आपका महामैराथन क्लास। क्वेश्चन नंबर 1 सामने आपको दिखाई देगा। A claim for reimbursement of expenditure incurred on journey under leave travel concession, that is LTC, shall be submitted within days after the completion of the return journey if no advance had been drawn। इस क्वेश्चन को हमने इसलिए जोड़ा क्योंकि हमने अपने प्लस मेंबरशिप में क्वेश्चंस जो मॉक प्रोवाइड किए हुए थे वहां पे इसका आंसर गलत था। हालांकि उन बच्चों को हमने इंटीमेट कर दिया सही आंसर के बारे में, लेकिन आपको भी बताना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है। अगर देखो आपने कोई भी एडवांस नहीं लिया है तो आपने जो अपने बिल है ना वो कितने दिन के अंदर अंदर जमा करने हैं? 3 महीने के अंदर जमा करने हैं। तो इसका आंसर आपका सी होगा, 3 months। इफ यू हैव नॉट टेकन एनी एडवांस while traveling under leave travel concession, that is LTC, तो 3 महीने का टाइम है। क्वेश्चन सेकंड देख लें। बिल्कुल यहां पे हमने चेंज कर दिया। यहां पे क्या चेंज कर दिया? अगर आपने एडवांस लिया हुआ है तो। ये भी क्वेश्चन में मिस्टेक थी तो इसको भी करेक्शन करना जरूरी है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलटीसी रूल के अंदर आता है आपका। तो ये क्वेश्चन आपका एलटीसी का हुआ। बताइए 1 महीने, 3 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 6 महीने कितने हो गए? तो अगर आपने कोई एडवांस नहीं लिया तो 1 मंथ होगा। क्या याद करना है आपने? एडवांस लिया है तो 1 मंथ, नहीं लिया है तो 3 मंथ के अंदर अंदर बिल को जमा करना पड़ेगा, नहीं तो आपको दिक्कत आएगी रिम्बर्समेंट। ठीक है, फिर स्पेशल ऑर्डर की रिक्वायरमेंट होगी आपके रिम्बर्समेंट को सक्सेसफुल कराने के लिए। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। सीसीएस कंडक्ट रूल केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। कंडक्ट रूल का एक मौका हमने प्रोवाइड करवाया, उसमें क्वेश्चन गलत था। पहले क्वेश्चन ही था ये 1964, बट अब एग्जैक्टली यहां पे हम डेट की बात कर रहे हैं। तो बताओ भाई किस डेट से शुरू हुआ था आपका ये? तो ये हुआ था 30 नवंबर 1964 से। कब से शुरू हुआ था? 30 नवंबर 1964 से। ठीक है, सीसीएस कंडक्ट रूल्स। वैसे आपको पता ही होगा 1964 तो आना ही था इसके अंदर, बिकॉज सीसीएस कंडक्ट रूल्स आपके आए कब? 1964 में आए, इसलिए आंसर 30 सितंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सीसीएस सीसीए रूल्स केम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम। अब ये हैं सीसीएस रूल। सीसीए कौन से होते हैं? जिसमें हम डिसिप्लिनरी एक्शंस की बात करते हैं। तो ये आपको पता है रूल का नंबर था 1965। 64 में आए थे कंडक्ट रूल। तो देखो ये तो गलत हो जाएगा कंडक्ट रूल, ये या ये। तो आपने क्या याद रखना है? आपने डेट याद रखनी है दिसंबर। तो 1 दिसंबर को आपके आए थे सीसीएस सीसीए कंडक्ट रूल्स। तो फोर्थ का बच्चों आंसर क्या हो जाएगा हमारे? फोर्थ का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, अब थोड़ा सा सप्लीमेंट्री यहां पे आपकी हेल्प हम करा देते हैं।
कि सीसीएस के अंदर जो सीसीए है इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट सी से है कंट्रोल, और अगले वाले सी से है अपील। ठीक है, तो ये क्या हुआ? क्लासिफिकेशन, कंट्रोल एंड अपील। क्लासिफिकेशन और पोस्ट का जिक्र है। कंट्रोल के बारे में आपके, कंट्रोल का मतलब एम्प्लॉय को कैसे कंट्रोल करना है अगर वो डिसिप्लिनरी काम नहीं करता है, तो अगर उसके खिलाफ मेजर या माइनर पेनल्टी शुरू की जाती है तो प्रोसेस क्या है मेजर माइनर पेनल्टी स्टार्ट करने का। ठीक है, तो सीसीए की फुल फॉर्म है, कई बार आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, दैट इज फिफ्थ। अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय शुड नॉट एम्प्लॉय टू एनी पर्सन फॉर डोमेस्टिक वर्क बिलो द एज ऑफ। सरकारी कर्मचारी कितनी उम्र से कम आयु के व्यक्ति को अपने घर पर या कहीं पर भी काम पे नहीं रख सकता, डोमेस्टिक वर्क भी नहीं करा सकता। दैट इज 14 ईयर्स। 14 साल से कम बच्चे का काम कराना गैर संवैधानिक है। ठीक है, दिस इज, ये आपके रूल में आता है सीसीएस के कंडक्ट रूल्स के अंदर, सीसीएस के कंडक्ट रूल्स के अंदर। मैक्सिमम फैमिली पेंशन बताओ आप 7 सीपीसी में कितनी है? अब जो करंट सीपीसी चल रहा है उसमें मैक्सिमम किसी को अगर पेंशन मिल सकती है तो कितनी पेंशन मिल सकती है? दैट इज 75,000। ठीक है, 75,000 है आपकी मैक्सिमम। ठीक है, रुपीज 75,000, और रुपीज 9,000 है आपकी मिनिमम। किसी की कितनी भी कम सैलरी हो, 9,000 से कम पेंशन नहीं दे सकते और 75,000 से ज़्यादा नहीं दे सकते। चलो, फैमिली पेंशन, नॉट पेंशन, पेंशन तो हो जाती है ज़्यादा बट फैमिली पेंशन नहीं होगी। द टर्म emoluments फॉर द पर्पज ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट हैज बीन डिफाइंड इन द रूल डेज ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। एमोल्यूमेंट्स के बारे में बताओ आप, एमोल्यूमेंट्स का क्या मतलब है जो हमने सीसीएस के पेंशन रूल में पढ़ा है। तो पेंशन रूल में ये रूल नंबर 33 के अंदर आता है। कितने आता है? रूल नंबर 33 ऑफ सीसीएस पेंशन रूल्स। ठीक है, एमोल्यूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर डीआरएनएस अलाउंस 50% बेसिक का हो जाता है तो मॉनेटरी सीलिंग है जो ग्रेचुटी, ये भी बढ़ जाती है। चाहे चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस भी बढ़ जाता है, हॉस्टल सब्सिडी बढ़ जाती है, एचआरए बढ़ जाता है। तो ये कितने बढ़ जाते हैं? तो ये तो बहुत बार आपको बताया गया है, 25% बढ़ जाते हैं। ठीक है, और ये बच्चों आपका 50% कब से हुआ? 50% हो गया था आपका 1/1/2024 से, याद रखना। 24 से हुआ 50, फिर मिला 3%, 53, फिर मिला 2%, 55, तो एज ऑन डेट 55 है। अब रिसेंटली अगर पेपर में आता है तो करंटली 26 अगस्त 2025 तक डीए इज इक्वल्स टू 55%। ये आप पेपर के लिए रट लो, बिल्कुल लेटेस्ट अगर आपसे पूछा जाता है। ठीक है, और अगर 1/1/24 को पूछा जाता है तो ये एग्जैक्टली हो गया था आपका 50%। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। पेंशन एट फुल रेट इज एडमिसिबल इफ द एम्प्लॉय रिटायर्ड कंप्लीटिंग क्वालिफाइंग सर्विस ऑफ 10 years। बताओ भाई, पूरी पेंशन मिल जाएगी अगर उसने इतने दिन तक काम किया है तो। 20 साल काम कर लेगा कोई भी एम्प्लॉय तो उसको फुल पेंशन मिल जाती है। दैट इज 9 का बी। ठीक है, कितने ईयर ऑफ सर्विस? 20 years ऑफ सर्विस। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पेंशन दैट कैन बी कमिटेड। रिटायर होता है एम्प्लॉय तो वो चाहता है कि जो पेंशन है उसका कुछ इतना हिस्सा उसको मिल जाए। वो 10-15 साल का कम्यूटेशन होता है, 15-15 साल का। ठीक है, तो कितने % तक की वो पेंशन को पहले ही ले सकता है एडवांस? तो इसका राइट आंसर है 40%। कितना है उसका? 40% वो ले सकता है। न्यू पेंशन स्कीम इज एप्लीकेबल टू ऑल न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग ऑन और आफ्टर। देखो कब ज्वाइन किया उन्होंने? 1/1/2004 को, तो आंसर तो ये टिक हो गया इसका। लेकिन अगर कोई पूछेगा ओल्ड पेंशन या जीपीएफ वो कब तक एप्लीकेबल है? जिसने 31 दिसंबर
2023, ये तो गलत हो गया बच्चों, ये 24 नहीं है, ये 2004 है यहाँ पे। ठीक है, अगर, बिल्कुल नोट करना आप ये चीज, अगर ये 2004 ना लिखा होता तो आंसर आपका डी हो जाना चाहिए था। कौन सा हो जाना था आंसर इसके अंदर? आंसर आपका डी हो जाना चाहिए था। तो वैसे अभी हमारा 11 का आंसर कितना आएगा? 1 आएगा अगर हम इसको 2004 लिखते हैं तो। नहीं लिखते तो डी आ जाता, नन ऑफ द अबव, क्योंकि 24 तो था नहीं, वो था 2004। तो ये ए आंसर कर लेना अगर हम इसको 2004 लिखते हैं तो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट कर लेते हैं। प्राण स्टैंड फॉर। अब ये क्या होता है? ये एक नंबर होता है, तो इसकी फुल फॉर्म आप लोगों ने बतानी है। तो एग्जैक्ट जो आंसर है ऑप्शन आप पढ़ लेना। एग्जैक्ट जो आंसर है वो इसका है परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, तो ये किसको दिया जाता है? जो कैंडिडेट एनपीएस ज्वाइन करता है, जो भी एनपीएस ज्वाइन करेगा उसको एक नंबर दिया जाएगा, यूनिक, दैट इज परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ठीक है, इसको प्राण नंबर बोलते हैं। पेंशनर्स आर रिक्वायर्ड टू फर्निश द लाइफ सर्टिफिकेट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ डैश एवरी ईयर। देखो, या तो आप बैंक को दो या अपने इस्टेब्लिशमेंट को दो, जहां पे अगर मेंशन है जैसे भी, तो बैंक को देना है अगर आपने लाइफ सर्टिफिकेट, तो हर साल दिया जाता है। अब प्रूफ दिया जाता है कि यू आर अलाइव, आप जिंदा हो। तो वो पेंशनर जाके बैंक में कब देना होता है? मंथ ऑफ द नवंबर। ठीक है, तो वो नवंबर के महीने में दिया जाता है। अब देखेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वालिफाइंग सर्विस डज नॉट इंक्लूड पीरियड ऑफ। सबसे बड़ी बात, क्वालिफाइंग सर्विस होती है आपकी 6 महीने के हिसाब से। ठीक है, एवरी 6 मंथ में काउंट की जाती है, हर 6 महीने, यानी उसको जब सर्विस काउंट करेंगे क्वालिफाइंग की तो हर 6 महीने को क्वालिफाइंग सर्विस जोड़ा जाता है। तो अगर आपने 3 महीने से कम का पीरियड सर्व किया है तो उसको नेग्लेक्ट किया जाता है। 3 से ऊपर का पीरियड है, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 5.5 महीने, 6 महीने से 2 दिन कम, 1 दिन कम, तो भी उसको कंप्लीट क्वालिफाइंग मंथ कंप्लीट किया जाता है। यानी कि 3 महीने से ज़्यादा को पूरा का पूरा क्वालिफाइंग मंथ या क्वालिफाइंग सर्विस माना जाता है। तो इसीलिए इसमें आपने बताना है कौन सा पीरियड है वो आपका क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होता है। तो देखो बच्चों, अगर आपने प्रोबेशन पे काम किया है तो बिल्कुल जोड़ी जाती है वो सर्विस। मिलिट्री सर्विस ऑफ अ पर्सन एम्प्लॉयड इन सिविल सर्विस, तो ये भी जोड़ी जाती है। तो ये तो होने से रहा। अब इसमें ये है आंसर, अगर आप अप्रेंटिस हो तो ये नहीं जोड़ा जाता। ठीक है, समझ में आया? मतलब अगर आपने अप्रेंटिस की है तो ये क्वालिफाइंग सर्विस नहीं होती, इसलिए इसका आंसर आपका होगा ए। तो आंसर विल बी ए। ठीक है, और क्वालिफाइंग सर्विस का फंडा हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हैबिचुअल फेलियर टू परफॉर्म टास्क विद इन टाइम विद अमाउंट टू। अगर आप आदत बन चुकी है कि आप अपना काम टाइम पे नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या है? मॉरलिटी कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है, इंटीग्रिटी नहीं बना पा रहे, इसका मतलब है डेवोशन ऑफ ड्यूटी कम है। क्या लगता है? बिल्कुल, डेवोशन ऑफ ड्यूटी, आप ड्यूटी को जिम्मेदारी नहीं समझ रहे हो। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो हैबिचुअल फेलियर टू परफॉर्म टास्क विद इन टाइम विल अमाउंट टू लैक ऑफ डिवोशन टू ड्यूटी। चलो, स्ट्राइक डजंट इंक्लूड। बहुत सारे लोग एक साथ अगर एब्सेंट हो जाते हैं तो स्ट्राइक होता है। काम करने से मना करते हैं तो स्ट्राइक होता है। काम करने से मना करते हैं, साथ के साथ ओवर टाइम से मना करते हैं, जब ओवर टाइम आपकी जनता की भलाई के लिए किया जा रहा हो। ठीक है, तो स्ट्राइक में केवल ये वाला नहीं आता, बाकी ये सारे आते हैं। तो इसका आंसर है वो ए होगा, मास कैजुअल लीव। लोकपाल सेल डिस्पोज ऑफ द कमेंट विद इन अ पीरियड, कंप्लेंट विद इन अ पीरियड ऑफ। लोकपाल के अंदर अगर आप कोई कंप्लेंट डालते हो तो उसका रूल है कि 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जो कंप्लेंट को डिस्पोज करना जरूरी है। ओके बच्चों, अब देखो हर क्वेश्चन पे हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, 150 क्वेश्चन कराने हैं। 6 घंटे का इस सेशन को बनाऊं महामैराथन नाम से तो अच्छा नहीं लगेगा आप लोगों को, है ना? काम काम की चीज़ हर क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, बाकी फटाक फटाक से आगे चलते चलेंगे। 18th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इन केस ऑफ एयर ट्रेवल द मैक्सिमम ज्वाइनिंग टाइम। हर एक का रूल है। एयर ट्रैवल अगर आपने, वैसे तो मैक्सिमम टाइम 15 दिन का अलाउड होता है, लेकिन अगर आप एयर से ट्रैवल करते हो ना तो उसमें मैक्सिमम जो जेटी दिया जाता है ज्वाइनिंग टाइम, वो दिया जाता है बच्चों आपको 12 दिन का। ठीक है, तो इसको बिल्कुल नोट कर लेना, 12 दिन का टाइम दिया जाता है। ज्वाइनिंग टाइम को किसके साथ नहीं जोड़ा जा सकता? देखो, सीएल ईएल के साथ जोड़ लो, सिक के साथ जोड़ लो, कमिटेड के साथ जोड़ लो, सिक लीव के साथ जोड़ लो, बट
CL के साथ नहीं जोड़ा जाता कभी भी। ज्वाइनिंग टाइम को कभी भी कैजुअल लीव के साथ में आप नहीं जोड़ सकते। ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट आर रिक्वायर्ड टू फाइल देयर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। एक हमने आपको बताया था जब ये पढ़ाया था, APR एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न। तो ये कब तक भरा जाना चाहिए बच्चों, कब तक भरा जाता है? तो ये जो सबमिट करना होता है एम्प्लॉय ने अपनी तरफ से 31 जनवरी तक सबमिट करना होता है। ठीक है, एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न 31 जनवरी तक सबमिट करना होता है ऑल गवर्नमेंट सर्वेंट्स को। MACP इज एप्लीकेबल टू, ये MACP है जो, वो है क्या MACP? तो MACP है मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम। ठीक है, मॉडिफाइड एश्योर्ड करियर प्रोग्रेशन स्कीम 6th CPC में लॉन्च हो गई थी। अब चल रहा है आपका 7th पे कमीशन। तो ये बोलता है कि भाई ये ऐसा नहीं है केवल A पर है, ऐसा नहीं है केवल B पर है, ऐसा नहीं केवल C पर है, ये ऑल ग्रुप्स के A एम्प्लॉयज, बड़े ऑफिसर्स को छोड़ के जो ऑर्गेनाइज ग्रुप A में आते हैं, B ग्रुप और C ग्रुप तीनों पर लागू होता है। ठीक है, और कितने पे लेवल तक हो सकता है MACP का बेनिफिट? अगर आप लोगे तो पे लेवल 15 तक MACP हो सकती है। ठीक है, उसके बाद MACP का बेनिफिट नहीं मिलता। इन केस ऑफ प्री मैच्योर एग्जिट अंडर NPS द लम सम पेबल अमाउंट टू द सब्सक्राइब। अगर आप NPS से पहले ही एग्जिट मार जाते हो तो देखो इस क्वेश्चन को वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप एक बार कोई बच्चा ज़रूर कमेंट करके बताना कि क्या 20% इज़ द राइट आंसर, है ना। आपकी थोड़ी सी सर्च लगेगी और हमें आंसर मिल जाएगा, है ना। वैसे लमसम पेबल अमाउंट है 20%। इन फाइल द टर्म PUC की फुल फॉर्म पेपर में पिछली बार भी पूछी जा चुकी थी या FR की पूछी गई थी, इसलिए हम इसको हर बार कराते हैं। तो पेपर अंडर कंसिडरेशन होता है बच्चों PUC, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, मिलते जुलते ऑप्शंस होते हैं, गलत कर देते हैं फिर हम लोग। इन द फाइल ऑफ टैक्सेशन व्हाट इज TDS का बताओ आप क्या होता है? तो TDS होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। जो आपका टैक्स डिडक्टेड हो रहा है एट सोर्स उसको TDS बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी रिकवर्ड फ्रॉम सबसिस्टेंस अलाउंस। सबसिस्टेंस अलाउंस आप बताओ कब दिया जाता है? ये सस्पेंशन के टाइम पे दिया जाता है। ठीक है, सस्पेंशन के टाइम पे। तो इसमें क्या रिकवर नहीं होता? इनकम टैक्स नहीं काटा जाता क्या? बिल्कुल काटा जाता है। CGHS की कंट्रीब्यूशन काटी जाती है नहीं काटी जाती? डेफिनेटली काटी जाती है। GPF की काटी जाती है नहीं काटी जाती है? तो GPF नहीं कटता बस इस दौरान। ठीक है, मतलब कि ये वैसे हमने गलत लिखा है, इसका मतलब है आंसर यही है। ठीक है, तो आंसर इसका क्या होगा? C होगा। GPF की सब्सक्रिप्शन है जो, वो नहीं काटी जाती। CCS कंडक्ट रूल अप्लाइज टू, किस पर लागू होते हैं कंडक्ट रूल? आए कब? 1964 में आए। डेट क्या है 1964 वाली? कराया था ना, तीसरा चौथा ही क्वेश्चन होगा, कराया होगा, आपको याद होना चाहिए। नवंबर में थी या दिसंबर में थी? अब नवंबर की डेट आप लोगों ने बतानी है। ठीक है, चलो। तो ये देखो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ पर भी होता है और सिविलियन एम्प्लॉय जो डिफेंस के अंदर हैं उन पर भी होता है। तो इसका आंसर आपका C हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये तीनों के तीनों पर लागू होता है। अंडर द लोकपाल एक्ट द डिक्लेरेशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज एज ऑन 31 मार्च एवरी ईयर इज रिक्वायर्ड टू बी फर्निश्ड बाय। लोकपाल एक्ट में अपनी जितने भी असेट हैं, जितने भी आपकी प्रॉपर्टी है, जो भी आपके पास है, उसका ब्यौरा देना होता है 31 मार्च तक, जो 31 मार्च तक का। तो वो जमा कब करना होता है? तो आप सोचो अगर आपसे 31 मार्च तक का मांग रहे हैं तो डेफिनेटली डेट तो बढ़ा के देंगे, तो 31 जुलाई तक ये करना होता है। ठीक है, अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ ग्रुप B शैल नॉट एक्सेप्ट एनी गिफ्ट विदाउट द सैंक्शन ऑफ गवर्नमेंट इफ द वैल्यू देयर ऑफ एक्सीड। B क्लास का कोई एम्प्लॉई है, कितने रुपए से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकता बिना परमिशन के? अब आप याद कर लो, गिफ्टों की कंडीशन हमने याद कराई थी, है ना। तो 29 का B आएगा बच्चों। 1500 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता कोई। ठीक है, 1500 से ज़्यादा नहीं ले सकता, या 2000 था,
ए क्लास के एम्प्लॉय का कितना था? ए क्लास के एम्प्लॉय का तो हमने आपको 5,000 बताया हुआ था, है ना? तो एक बार बी का चेक करना आप लोग, 1,500 ही था या 2,000 था? याद है आपको बी का कितना था? चल चेक करके कमेंट करना बच्चे, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं उनको ज़रूर पता है, कर देंगे वो लोग कमेंट, ठीक है? या आपको बता ही दें कमेंट करके? ये क्वेश्चन आप नोट कर लो। ये आपसे थोड़ी देर के लिए पूछा है, आप कमेंट करके बताना, इसी क्लास में इसका जवाब दे देंगे, ठीक है? तो अभी ये 29th क्वेश्चन है जिसका हमने आपसे पूछा है, 29th का। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। 29 का जवाब आपको देंगे बी क्लास का, ठीक है? लोकपाल सेल डिस्पोज द कंप्लेंट, ये अभी बताया था ये थोड़ी देर पहले। अभी आप इसका आंसर दो, कितना होगा इसका आंसर? थोड़े टाइम पहले ही आपको बताया है, और प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ क्या आंसर आ सकता है इसका। चलो, तो 30 दिन के अंदर अंदर डिस्पोज करनी होती है। कितने दिन के अंदर डिस्पोज करनी होती है? 30 दिन के अंदर डिस्पोज करनी होती है। चलो 29 का दिया जवाब, नहीं दिया तो 29 का हम देते हैं आपको जवाब। तो 29 का बी क्लास का, आपको पता है ए क्लास और बी क्लास की लिमिट क्या रखी गई थी? सेम रखी गई थी। ए क्लास और बी क्लास की जो लिमिट है वो सेम रखी गई थी। यस, ए बी की, सी, हाँ सी की अलग थी और ए बी की सेम रखी गई थी। तो इसलिए बी की जो लिमिट है वो ए की लिमिट के बराबर है, यानी कि जो 30 का आंसर है ना, वही 29 का आंसर। तो 29 का जो राइट आंसर है वो क्या है? वो बच्चों 5,000 है, ठीक है? कैसे है 5,000 बता देते हैं आपको। ए एंड बी क्लास रुपीज 5,000, और सी क्लास का, जो सी क्लास के ऑफिशियल्स हैं उनके लिए होता है 2,000। तो वो 2,000 तक बिना परमिशन और ये 5,000 तक बिना परमिशन, ठीक है? चलो होपफुली अब तो याद रहेगा आपको, अब नहीं भूल जाना। एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट शैल एट ऑल टाइम, बताओ, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी बना के रखनी होती है, और आप लोगों ने मेंटेन डेवोशन की ड्यूटी बिल्कुल करना है। अगर कोई मेंटेन डेवोशन की ड्यूटी नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो जानबूझकर वो फेलियर है उसका। चलो, डू नथिंग विच इज इन बिकमिंग गवर्नमेंट सर्वेंट, कमिट हिमसेल्फ टू अपहोल्ड द सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये सारे अच्छे ही पॉइंट हैं, तो ये कंडक्ट में आते हैं, तो ये बना के रखने चाहिए। तो इसका आंसर डी होगा बच्चों, ठीक है? चलो, नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल, 33 का आंसर देना है, बताओ। इन परफॉर्मेंस ऑफिशियल ड्यूटी एक्ट इन डिसकर्टियस मैनर, बिल्कुल बात नहीं करनी है ऐसे। इन ऑफिशियल डीलिंग विद द पब्लिक और अदरवाइज एडॉप्ट डायरेक्टली टैक्टिस विलफुल कॉज डिले, जानबूझकर तो कोई किसी का काम रोकना नहीं होता। तो इसीलिए ये सारे अच्छे पॉइंट हैं कि ये नहीं करने होते। अब देखो, क्वेश्चन का एक जरिया है पूछने का। क्या जरिया है? वो जरिया ये है, अगर बच्चों मैं यहाँ से नो को हटा दूँ ना, तो ये क्वेश्चन बदल जाएगा, तब इसका मीनिंग बदल जाएगा। समझ में आया? तब आपको ये आंसर नहीं करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखना, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं करेगा, अब ऑप्शन शुरू हुआ, डिस्करेटिस मैनर में बातें नहीं करेगा, ठीक है? जानबूझकर डिले नहीं करेगा, नहीं करेगा छोटा है। अब ये लिखा होगा डिले करेगा, तो गलत होएगा ना। याद रखना क्वेश्चन का आंसर भी, क्वेश्चन का तरीका भी याद रखना चाहिए। बताओ इसमें क्या होगा? 3C के बारे में पूछा है, सेक्सुअल हरासमेंट का होता है, बिल्कुल ठीक है। हर एक गवर्नमेंट सर्वेंट जो इंचार्ज है उस वर्क प्लेस का, यानी कि एचओडी है, उसको रोकना चाहिए सेक्सुअल हरासमेंट को, है ना? ऐसे कदम उठाने चाहिए, तो बिल्कुल ठीक है। तो ये आंसर आपका सी आ जाएगा। 35 देख लेते हैं। वर्क प्लेस में बताओ क्या क्या आता है? डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, अंडरटेकिंग, एस्टेब्लिशमेंट। ऑप्शन पढ़ो,
हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, अंडरटेकिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डिपार्टमेंट, ऑफिस, ब्रांच, है ना, स्पोर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेडियम, ये कॉम्प्लेक्स, गेम वेन्यू, यानी कि जहाँ जहाँ कोई काम कर सकता है ना वो ही वर्क प्लेस है। तो इसलिए आंसर डी है इसका। नो गवर्नमेंट सर्वेंट शेल, फिर पढ़ो भाई, वो अपने आप को ऐसे काम नहीं करेगा जिसकी वजह से इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को खतरा होएगा, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को खतरा होएगा। कुछ भी वो ऐसा नहीं करेगा जो जिसकी वजह से स्ट्राइक होगी, हैं, ये बच्चों गलत हो गया यहाँ पे, स्ट्राइक और कोवर्सन होएगा और फिजिकल ड्यूरेस होएगी किसी भी वजह से। तो इसीलिए इसका आंसर क्या है, पॉजिटिव अगर पढ़ना देखा आपने तो इसमें सारा का सारा ठीक है। ठीक है। सैंक्शन किस काम के लिए नहीं मिलती, मतलब परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती। अगर किसी अथॉरिटी को जो विधानसभा पार्लियामेंट की हो उसके सामने जवाब देना है तो परमिशन नहीं चाहिए। एविडेंस गिवन जुडिशियल इंक्वायरी को जुडिशियल इंक्वायरी में एविडेंस देना है तो नहीं चाहिए। एविडेंस अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी में देना है तो नहीं चाहिए। तो बिल्कुल 37 का आंसर है कि नहीं चाहिए, इनमें से किसी भी काम में परमिशन नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, डाइज नोन इज अ पीरियड ऑफ, आपको बताना है डाइज नोन कौन सा पीरियड होता है। विलफुल एब्सेंस फ्रॉम द ड्यूटी, बिल्कुल ठीक है। नॉट ट्रीटेड ए सर्विस ब्रेक, सर्विस ब्रेक नहीं माना जाता डाइज नोन, ये जरूरी याद रखना है। एब्सेंस नॉट रेगुलराइज बाई एनी काइंड ऑफ लीव, एक ऐसे टाइप की छुट्टी, मतलब एक पीरियड है ये कि इसमें आपको छुट्टी देके भी इसको पूरा नहीं करा सकते, तो इसलिए डाइज नोन होता है। तो आंसर इसका डी होगा। ठीक है, तो ये सारे के सारे ठीक हैं, तो आंसर होगा बच्चों इसका डी। ब्रेक इन सर्विस का मतलब क्या है कि पूरी पास सर्विस में जो किस पर्पज की, जो क्या क्या नुकसान होते हैं ब्रेक इन सर्विस से। तो ब्रेक इन सर्विस से बच्चों आपको जो नुकसान होंगे वो पेंशन में होगा, एलटीसी में होएगा, अपीयरेंस इन डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस में होएगा, तो सब जगह होएगा। तो कुल मिला के आंसर इसका क्या होगा, आपका डी होगा। प्रेस्क्राइब अथॉरिटी बताओ कंडक्ट रूल में। तो प्रेस्क्राइब अथॉरिटी का मतलब कंडक्ट रूल में क्या होता है, ए क्लास वाले ग्रुप के लिए तो होता है भाई आपका गवर्नमेंट ही, है ना, गवर्नमेंट सर्वेंट होल्डिंग एनी ए पोस्ट एक्सेप्ट वेर एनी, इसमें तो गवर्नमेंट ही होगी। बी वाले में एचओडी होगा, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, सी वालों में हेड ऑफ ऑफिस होगा आपका, और डी में सभी के सभी। तो इसका मतलब ये हुआ आंसर इसका डी है, प्रेस्क्राइब अथॉरिटी। चूज इनकरेक्ट वन, अब इनकरेक्ट तो तब ढूंढोगे जब आप पढ़ोगे, तो आप पढ़ो, ऑप्शन पढ़ो, देखो फिर। ये लाइन जो लिखी है ना, ये नो वाली लाइन है, लेकिन यहाँ पे यस से लिखा हुआ है, मतलब नो काटा हुआ है, तो ये ही गलत हुआ। अगर नो लिख देंगे तो ये ठीक हो जाएगा, तो आंसर इसका डी होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माइनर पेनल्टी अकॉर्डिंग टू सीसीएस सीसीए रूल्स 1965। देखो जी, सेंसर माइनर पेनल्टी है, प्रमोशन रोकना माइनर पेनल्टी है, रिकवरी फ्रॉम पे जिसकी वजह से उसको लॉस होता है पार्ट, ये आपका है माइनर में। लेकिन सर्विस से किसी को हटाना और कंपलसरी रिटायर करना, दैट आर द पार्ट ऑफ मेजर पेनल्टी। ठीक है, मेजर पेनल्टी। तो इसलिए जो इसका आंसर है वो होगा ए, बी, सी, सॉरी ये तो माइनर पेनल्टी है, ये क्या है, आंसर इसका होएगा आपका डी एंड ई। डी और ई है जो इसका आंसर। ठीक है, चलो। सीसीए रूल 1965 के हिसाब से इंक्वायरी अथॉरिटी बताओ कितने दिन में इंक्वायरी खत्म कर देनी चाहिए और उसकी रिपोर्ट सबमिट कर देनी चाहिए इंक्वायरी अथॉरिटी को। जब किसी के खिलाफ इंक्वायरी चलती है तो 6 महीने का टाइम है। तो देखो हमने 6 महीने और 180 दोनों लिखे हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आंसर डी होगा। तो ऐसे ही पेपर में खुश नहीं हो जाना ऑप्शन देख के, सर ने बताया था 180 दिन, फटाक से 180 पर टिक करके आगे निकल गई। देख लेना 6 मंथ भी लिखा होगा तो 6 मंथ भी सेम ही होता है। ठीक है, तो आंख, नाक, हाथ, पैर सब आपके बिल्कुल एक्टिव होने चाहिए उस टाइम पे जब आप पेपर दो। 5 सेंसेस आपकी वर्क करनी चाहिए उस टाइम पे, क्योंकि पेपर है बार बार नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन गलत हुए 1-2 नंबर से ही रह जाओगे फिर। ठीक है, चलो अब एक ऑनोरेरियम होता है, ऑनोरेरियम। ऑनोरेरियम क्या है, स्पेशल ड्यूटी के लिए, स्पेशल वर्क के लिए दिया जाता है। तो ऐसे ही इंक्वायरी के लिए भी ऑनोरेरियम दिया जाता है, जो भी इंक्वायरी होती है।
तो इसमें एक पीओ होता है, एक आईओ होता है। पीओ होता है प्रेजेंटिंग ऑफिसर और आईओ होता है इंक्वायरी ऑफिसर। तो इनको मिलता है 15% ऑफ बेसिक पे। जब ये रिपोर्ट सबमिट कर देंगे 6 महीने में तक, तो इनको एक ही जो अलाउंस है वो 15% उनकी बेसिक पे का मिल जाएगा। और जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर होंगे उनको 10% ऑफ बेसिक पे, 10% ऑफ द बेसिक, उनको 10% ऑनोरेरियम दिया जाता है। तो आपको बस ये याद रखना है कि मिलता कितना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन है और लेटेस्ट ये रिवाइज हुआ है, ठीक है, इसलिए आपको बताया है। गवर्नमेंट सर्वेंट में प्रीफर एन अपील अगेंस्ट ऑल एन एलियन फॉलोइंग ऑर्डर नेमली। बताओ किसके खिलाफ आप अपील डाल सकते हो? तो आप अपील डाल सकते हो, पेनल्टी कोई 11 नंबर में लगी है उसके, 10 नंबर में लगी है उसके, 11 नंबर में इम्पोज करती है उसके, सब पे आप अपील कर सकते हो। तो इनमें से आंसर आपका डी आ जाएगा। हाउ मेनी माइनर पेनल्टीज आर प्रेस्क्राइब्ड अंडर रूल 11? रूल 11 बताओ सीसीए में क्या है, कितनी टाइप की पेनल्टी है? तो पेनल्टीज के बारे में बताया गया है। तो 5 तरह की पेनल्टी है या 4 तरह की पेनल्टी है? बताओ कितने तरह की? 5 तरह की। 5 टाइप ऑफ पेनल्टीज आर देयर माइनर, ठीक है। रूल नंबर 11 में फॉलोइंग डजंट अमाउंट टू अ पेनल्टी। बताओ इसमें से क्या पेनल्टी नहीं है? ये तो पेनल्टी पढ़ा है आपने, ये भी पेनल्टी पढ़ा है, ये भी पढ़ा है, लेकिन ये नहीं पढ़ा। इसका मतलब क्या है? एफिशिएंसी बार का, एफिशिएंसी बार ये बच्चों तब होता है जब किसी एम्प्लॉय की एम में जो अपार की रिपोर्ट है उसमें जो बेंचमार्क है वेरी गुड अगर वो ना हो, उससे डाउन रहे, तो क्या करते हैं हम? उसका इंक्रीमेंट होल्ड कर लेते हैं। और इंक्रीमेंट जब होल्ड कर लिया जाता है तो पेनल्टी तो हुई नहीं, वो उसको एफिशिएंसी बार कह देंगे हम, कि भाई वो बंदा एफिशिएंट नहीं था इसलिए उस पर बार लगा दी। समझ में आया? आगे क्वेश्चन आएगा फिर समझा देंगे इसी को। अंडर विच अमंग द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेज रिव्यू ऑफ सस्पेंशन नॉट बिकम नेसेसरी और कंप्लीटिंग 90 डेज ऑफ सस्पेंशन। देखो कब जरूरी नहीं है सस्पेंशन का रिव्यू? जब कोई डिटेंशन में है और 48 घंटे से ज़्यादा कोई डिटेंशन में है तो उसको मान लिया जाता है वो सस्पेंड है। समझ गए? विच अमंग द फॉलोइंग सेड ऑर्डिनरी बी ए डिस्क्वालिफिकेशन फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अंडर गवर्नमेंट। तो आप कंपलसरी रिटायर हो जाओ या रिमूव कर दिए जाओ, डिसमिस कर दिए जाओ, तो आपके लिए ऑल ऑफ द अबव रहे, फिर फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट के लिए डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है। पेनल्टी बताओ किस में है? तो पेनल्टी का जो डिस्कशन है वो आपको पता ही है, रूल नंबर 11 में थोड़ी देर पहले ही कराते आ रहे हैं, कई क्वेश्चन कराए। किसी को लोअर स्टेज इन द टाइम स्केल ऑफ पे में डालना विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट एंड नॉट एडवर्सली, उसका नुकसान नहीं हो रहा, ये वर्ड पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आपने ये वर्ड पढ़ लिया तो आप सही जवाब दे दोगे, नहीं किया तो गलत, क्योंकि तब हो जाएगी बच्चों वो मेजर और अब है ये माइनर, ठीक है। तो बताओ कितने साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए उसका? क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लेना, लेकिन हमने आपको बताया 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 3 साल तक आप किसी का रिडक्शन कर सकते हैं। कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल अप्लाई किस पर लागू होते हैं? सिविल सर्वेंट्स पर, साथ के साथ ऑडिट डिपार्टमेंट के अंदर जो काम कर रहे हैं पर्सन्स, उन दोनों पर। तो इसलिए 51 का होगा जी आपका सी, ठीक है। और रिवाइज्ड पे जो रूल्स हैं ये कब से आए आपके? 1 जनवरी 2016 से ये इफेक्टिव है। कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट टू होम द सीसीएस रिवाइज्ड पे रूल्स 2016 डजंट अप्लाई। बताओ किस पर अप्लाई नहीं होते रिवाइज्ड पे के रूल्स? तो रिवाइज्ड पे के रूल्स लागू नहीं होते केवल और केवल इन सब पर, ठीक है। इन पर भी नहीं होते, रीएम्प्लॉयड पर भी नहीं होते, लोकली रिक्रूटेड डिप्लोमेट कंस्यूलर जो हमारे कंस्यूलरों में होते हैं इन पर, तो ये किसी पे लागू नहीं होते। एग्जिस्टिंग एमोल्यूमेंट का क्या मतलब है? एग्जिस्टिंग एमोल्यूमेंट्स का मतलब जो पहले थे,
7वां कमीशन आने से पहले जो मिलते थे वो बोला गया है। तो इसका मतलब हुआ एग्जिस्टिंग बेसिक पे और एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस। ठीक है, 1 जनवरी 2006 को, 6 को 16 को, 16 होना चाहिए था, ये चेक कर लेना। ठीक है, तो एग्जिस्टिंग बेसिक पे प्लस एग्जिस्टिंग डियरनेस अलाउंस, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग एमोल्यूमेंट। तो आंसर होगा आपका सी। क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। चलो, बहुत बड़ी कहानी है, पढ़ लो फिर बताओ, ब्रीफ हम कर देंगे आपको। कोई सीनियर ऑफिसर को प्रमोट कर दिया हायर पोस्ट पर 1 जनवरी 2016 से पहले, लेकिन वो सैलरी लेता है कम जो रिवाइज्ड पे स्ट्रक्चर में अपने जूनियर से। तो ऐसा तो हो नहीं सकता जी। तो उसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए या तो उसको एक इक्वल अमाउंट पे स्टेपिंग अप करेंगे हम हायर पोस्ट पे, या उनको जो स्टेपिंग अप है वो विद इफेक्ट फ्रॉम डेट ऑफ प्रमोशन ऑफ जूनियर गवर्नमेंट सर्वेंट करेंगे। तो क्या है, जब कंडीशन क्या है फिर ऐसी, जब दोनों जूनियर और सीनियर सर्वेंट सेम कैडर से बिलोंग करते हैं तब हो पाएगा ये, वैसे नहीं हो पाता। इक्वलाइज हो जाएगा। एग्जिस्टिंग पे स्केल और रिवाइज पे स्ट्रक्चर ऑफ द लोअर एंड हायर पोस्ट इन विच दे आर एंटाइटल्ड, तो वो दोनों के दोनों लेवल सेम हो, बिल्कुल हो जाएगा। सीनियर गवर्नमेंट सर्वेंट एट द टाइम ऑफ प्रमोशन आर ड्रॉइंग इक्वल और मोर पे देन जूनियर। मतलब कब होगा बराबर? जब एक तो कैडर उनका एक हो, जब उन दोनों की जो सैलरी है उसमें डिफरेंस आ रहा हो और वो दूसरा कैंडिडेट आपसे जूनियर हो, तब ही आपको बराबर किया जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशन थी इसलिए ये क्वेश्चन रखा था, थोड़ा बड़ा है बट नो डाउट आप समझ जाओ। लीव अप्लाइड अंडर रूल डैश shall not be refused without medical authority whose advice shall be binding। बताओ, रूल नंबर 10 आ जाता है। रूल नंबर 10 में कोई भी आप लीव लोगे उसको रिफ्यूज नहीं किया जा सकता, ना रिवोक किया जा सकता। ठीक है, इन रूल 3A ऑफ CCS कंडक्ट रूल एक्सप्लेन, 3A में क्या आता है? प्रॉम्प्टनेस एंड कर्टसी। प्रोहिबिशन किस में आता है? 3C में आता है, और रट लेना बच्चों, ये पेपर में आते हैं हर बार। फॉलोइंग एक्टिविटीज विल बी नीडेड परमिशन या सैंक्शन, किसके लिए चाहिए? तीनों पढ़ो। तीनों के लिए ही आपको परमिशन चाहिए। इलेक्शन बताओ किसमें, सेक्शन में कहो या रूल में कहो? सेक्शन और रूल से मत घबराना, सेम है। सेक्शन 5 का हो या रूल 5 का हो, CCS कंडक्ट का। तो 9 में क्या है भाई? 5 में तो इलेक्शन थे, 9 में क्या था? इलेक्शन तो रहने होने से रहा, स्ट्राइक भी नहीं होगा। या तो ये या ये, तो ये होगा क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करना, कर नहीं सकते, पॉइंट है बस ये। वैकेशन डिपार्टमेंट क्या मतलब होता है? ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ पर रेगुलर वैकेशन अलाउड होती है, दैट इज बी। ठीक है, ABCD दो दो बार लिख गया। चलो, EL का मतलब क्या होता है और किसके साथ जोड़ा जा सकता है? तो देखो, इसका आंसर आप याद कर लो, रट लो, बाकी एक ट्रिक बताएंगे वो बिल्कुल काम आएगी आपके। C होगा इसका आंसर। ठीक है, कैसे होगा? EL कभी भी CL के साथ मत जोड़ो, कभी भी ये साथ साथ नहीं चलते। तो जहां जहां CL है वो कट दो, आंसर निकल गया। हुई ना UPSC वाली अप्रोच? तो आंसर होगा C। तो EL का CL से सबसे ज़्यादा दुश्मनी है, बस ये याद रखना। 1965 में आए थे और आपको बताया भी था कब आए थे, 1965। तो आंसर आ जाएगा दिसंबर। ठीक है, या गलत है? ये लग तो ऐसा रहा है जैसे गलत हो गया, या सही है? सही है बच्चों। ठीक है, 1 दिसंबर से ही आए थे आपके, और वो नवंबर में आए थे कंडक्ट रूल 1964, ये भी याद रखना है। चलो, सस्पेंशन का मतलब क्या है? सस्पेंशन का मतलब है टेम्परेरी विड्रॉल ऑफ ड्यूटीज। बस मत पढ़ो ज़्यादा, ये हम बता ही चुके थे अभी सस्पेंशन का जब बताया था।
सॉरी कि अगर 48 घंटे से ज़्यादा किसी को डिटेन किया गया है तो उसको मान लिया जाएगा वो सस्पेंशन में। क्लियर? नेम द अथॉरिटी कॉम्पिटेंट टू प्लेस अ गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। कौन डाल सकता है इनको सस्पेंशन में? आप आंसर दो, ऑप्शंस देखो, चेक करो। तो बेसिकली आपकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी यही डाल सकती है, और कोई नहीं डाल सकता। ठीक है, तो आंसर होगा ए। क्या होगा बच्चों? आंसर ए होगा। मैक्सिमम पीरियड बताओ सस्पेंशन का जिसको बढ़ाया जा सकता है आफ्टर रिव्यू ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रिव्यू कर लेगी, फिर उसके बाद उसको कितना बढ़ाया जा सकता है? तो भाई 6 महीने बढ़ाया जा सकता है, बस 6 मंथ्स, और वो आपको लिखा मिल जाएगा 180 दिन के नाम से। तो इसलिए आंसर आपका सी रहेगा। लीव इनकेशमेंट आपने 10 दिन का लिया है एलटीसी के टाइम पे, तो कितना बैलेंस लीव का होना चाहिए उसको काटने के बाद? आपका लीव बैलेंस हो, ये तो आंसर ही दिख रहा है ना। चल गुड, 30 डेज। बट क्वेश्चन का तरीका हो सकता है, तरीका वो ये पूछ सकता है कि लीव कितनी होनी चाहिए, काटने के बाद ना पूछे कितनी होनी चाहिए मिनिमम, तो 40 मिनिमम होनी चाहिए। तभी तो आप 10 डेज की इनकेशमेंट लेके 30 डेज पूरा कर पाओगे ईएल। तो क्वेश्चन जैसा आंसर वैसा। बताओ ये 69 बताओ। ये CGHS के जो ऑफिसर्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज के, उनके ऑफिसर्स को छोड़कर वैसे कितने दिन का मिलता है टाइम? 24 महीने का मिलता है। ठीक है, उनको ज़्यादा मिलता है। उनको आई थिंक या तो 28 मंथ मिलता है या 36 मिलता है, वैसे शायद 28 मिलता है, पर उनको छोड़ के अगर आपसे पूछा जाएगा तो 24 है। अगर किसी ने मिसकंडक्ट किया अर्लियर एम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, तो उसके साथ बताओ क्या किया जाएगा? उसको अनफिट कर सकते हैं, क्योंकि शुरुआती दौर में ही वो ऐसे काम करेगा, तो उसकी सर्विस कंटिन्यूअल के लिए उसको अनफिट किया जा सकता है। ठीक है, एक ये है। अगर कोई कमेटी बैठती है डिसिप्लिनरी और वो कह देती है भाई इस पर पेनल्टी नहीं लगेगी, तो मिनिमम पेनल्टी बताओ जो गवर्नमेंट सर्वेंट को दी जाएगी। पेनल्टी तो लगी नहीं उस पर, तो मिनिमम होगा सेंसर निकलेगा उसका बस। ठीक है, निंदा कर सकते हैं। What action should be proposed if a temporary government servant had furnished false information? टेम्परेरी का मतलब होता है बच्चों जब आप प्रोबेशन पे होते हो। एम्स का पेपर दोगे, एनआईटी आईआईटी का दोगे तो आपकी जॉब लगेगी, आप प्रोबेशन पे चले जाओगे। प्रोबेशन पे जाने पे आपने सोचो ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट फॉल्स दिया हुआ था, पता लग गया वो, तो क्या होगा? तो सीधा सीधा है, उसमें कुछ नहीं होता, टर्मिनेट होता है, बस सीधा निकाला जाता है बाहर, कोई इंक्वायरी नहीं, कोई कुछ नहीं। ठीक है, पेनल्टी अंडर रूल 11 बहुत बार पूछा गया है, तो कौन इम्पोज करता है पेनल्टी? डिसिप्लिनरी अथॉरिटी, और उसको कहीं कहीं पे पनिशिंग अथॉरिटी भी लिखा जाता है। एयर से जाने का एलटीसी का जो फैसिलिटी है 1 जुलाई 2017 से किसको मिलती है, किस लेवल के ऑफिसर्स को मिलती है? तो हमने पढ़ाया था थ्योरी में, लेवल 9 से 13 तक इकोनॉमी, और फिर उनको दूसरे टाइप की भी जो होती है बिजनेस क्लास भी मिल जाती है, बट 9 से 13 तक तो केवल इकोनॉमी मिलती है। लीव इनकैशमेंट बताओ आप एलटीसी के टाइम पे किसका हो सकता है? ईएल का ही होता है, और तो किसी का करा ही नहीं सकते आप। कितने ईएल का होता है? 10 ईएल का होता है। ठीक है, कितने बार करा सकते हो पूरे सर्विस के टाइम पे? आप 6 बार करा सकते हो, तो यानी 60 ईएल इन कैश ड्यूरिंग एंटायर सर्विस। याद रखना, पूरी सर्विस के दौरान, एंटायर सर्विस। 60 से ज़्यादा आप करा ही नहीं सकते, 6 बार से ज़्यादा नहीं करा सकते। आरटीआई जो एक्ट है वो पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया था, तो भारत को कितने साल हो गए थे रिपब्लिक बने? जीके का भी है और सीसीएस के अंदर भी आरटीआई में आ जाता है, तो इसका आंसर होगा आपका 56 साल हो चुके थे। अब आप दिमाग लगाना, 56 हुए थे या ज़्यादा हुए थे। आरटीआई एक्ट का मतलब बताओ बच्चों क्या होता है? ईमेल, ओपिनियन, प्रेस रिलीज, कॉन्ट्रैक्ट, सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपको? बिल्कुल मिल जाती है।
इसका जवाब दो। कितने तरह की पब्लिक अथॉरिटी है? तो बेसिकली दो ही है, स्टेट में और सेंटर में, तो इसलिए दोनों हो जाएंगे। नोडल ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जा सकता है? इसका जवाब दो आप। नोडल ऑफिसर किसको अपॉइंट किया जा सकता है? तो मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन या लेवल है उनका, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी से डाउन नहीं जाना चाहिए, तो ही बन पाओगे आप नोडल ऑफिसर। ठीक है। मैक्सिमम पीरियड बताओ सीसीएल का जो एक वुमेन ले सकती है अपने पूरे सर्विस काल के दौरान। 2 साल की मिलती हैं, दैट इज 730 डेज। कितनी मिलती हैं? 730 डेज। और एक बार में मिनिमम कितनी ले सकती हो? मिनिमम अवेल एट अ टाइम या स्पेल, तो कम से कम बच्चों आपको ना 5 लेनी पड़ती है, 5 डेज, उससे कम नहीं मिलती सीसीएल। CNG अलॉन्ग विद द अकाउंट ऑफ यूनियन विल बी सबमिटेड टू। रिपोर्ट बताओ भाई, कैग की रिपोर्ट किसको जाती है? और भारत के राष्ट्रपति को जाती है, दैट इज सी। प्रीवियस अप्रूवल बताओ किसकी चाहिए होगी अगर किसी सर्वेंट को डेप्यूट किया जाता है आउट ऑफ इंडिया, सॉरी डेपुटेशन पे, आउट ऑफ इंडिया किया जा रहा है बट डेपुटेशन पे, तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स आता है इसका। ठीक है, विदेश मंत्रालय जिसको बोलते हैं, इनकी परमिशन चाहिए होती है। मैक्सिमम एज लिमिट बताओ किसी ऑफिसर की जिसको सिलेक्शन डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस में जाना है, सॉरी सेलेक्ट होना है डेपुटेशन या फॉरेन सर्विस के लिए, तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है? तो उसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट आप लोग देखते हो तो ये है 56 साल से कम। ठीक है, 56 से कम उम्र होनी चाहिए तो ही डेप्यूट कर पाएंगे। अपॉइंटमेंट ऑफ मेरिटोरियस सपोर्ट पर्सन कैन बी मेड अप टू एनी पोस्ट। सपोर्ट पर्सन है, मेरिटियस है, अच्छा रिकॉर्ड है, मेडल वेडल है उनके पास, लेकिन उनको किस टाइप की जॉब दी जा सकती है? मेरिटियस सपोर्ट पर्सन को ग्रुप सी तक की जॉब दी जा सकती है। ठीक है, चलो आइडेंटिफाई करो अलाउंसेस को जो 7वें कमीशन में हटा दिए गए हैं। अच्छा क्वेश्चन है। हटाए नहीं गए हैं, सॉरी यही तो पढ़ना है, हटाए नहीं गए हैं। तो एक तो स्पेशल अलाउंस ऑफ चाइल्ड केयर फॉर वुमेन डिसेबिलिटी मिलता है, एक है आपका ये पार्लियामेंट वर्क का भी मिलता है। हेडक्वार्टर अलाउंस खत्म, डेस्क अलाउंस खत्म। पहले हेडक्वार्टर अलाउंस भी मिलता था, 7वां कमीशन आया तो ये उन्होंने खत्म कर दिया। चलो, तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 2 और 4, दैट इज सी। ज्वाइनिंग के टाइम पे कौन सा अलाउंस नहीं मिलता बताओ? HRA मिलता है, मिलता है। DA मिलता है, मिलता है। स्पेशल अलाउंस चाइल्ड केयर मिलता है, मिलता है। ये नहीं मिलता बस कन्वेंस अलाउंस। तो इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो जाएगा जी बी, कि ये नहीं मिलता, कन्वेंस अलाउंस को नहीं दिया जाता। हाउ मेनी डेज ऑफ ज्वाइनिंग टाइम इज एडमिसिबल इफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट इज ट्रांसफर फ्रॉम स्टेशन X to Y विद अ डिस्टेंस ऑफ 999 किलोमीटर? 1000 से कम तक भी है ना डिस्टेंस, तो पता है आपको कितना टाइम मिलता है? 10 दिन मिलते हैं। 1000 से ज़्यादा है तो अलग है, वो 15 दिन मिलते हैं, 12 दिन मिलते हैं। हाँ, एयर ट्रेवल करता है कोई तो उसको 12 दिन मिलते हैं एयर ट्रेवल। और अगर किसी का स्टेशन सेम है, सेम सेम स्टेशन, और फिर उसको जेटी चाहिए तो उसको 1 दिन का मिलता है, केवल 1 डे। HPL बताओ पूरे कंप्लीटेड मंथ में कितनी मिलती है? तो हम तो आपको फंडा बता देंगे, 10 एक बार, 10 एक बार। ये 1 जनवरी को, ये 1 जुलाई को, टोटल होगी जी आपकी 20। अब 20 को आप महीने के हिसाब से निकालोगे तो आ जाएगा जी 5/3। ठीक है, यही आएगा ना, यही आएगा। तो 89 का आपका बी हो जाएगा। चलो इसका बताओ। कोई एम्प्लॉय है, उसकी डेथ हो जाती है, अब उसकी फैमिली को जो लिव इनकेशमेंट है ELHPL का वो कितना मिल सकता है? बिल्कुल उतना ही मिलेगा जी जितना एम्प्लॉय को मिल सकता था। तो कितना मिलेगा बच्चों? 300 दिन का। 300 दिन ELHPL दोनों को जोड़ के 300 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। खुद भी रिटायर होते, वो सुपर एनुएट होते तो भी उनको इतना ही मिलता। मैक्सिमम लिमिट बतानी है आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट, जो आपका इंक्रीमेंट में भी काउंट हो जाता है विदाउट मेडिकल सर्टिफिकेट। बताओ इसका आंसर कितना होगा? लेस देन 6 मंथ।
6 महीने से कम है चल जाएगा। अगले वाला आंसर बताओ भाई, सबसिस्टेंस अलाउंस क्या होता है? तो हमने तो आपको बताया था आधी पे के बराबर मिलता है, साथ में डीए भी मिलता है इसमें, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा जी ए। थोड़े आलसी जो बच्चे हैं जिन्होंने लाइक नहीं किया है, अभी लाइक कर दो, क्योंकि अभी तक तो बच्चे जरूर देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे। चलो लाइक करो। व्हेन डिड एफ आर कम इनटू फोर्स? एफ आर बताना है आपके फंडामेंटल रूल कब आए, तो ये बड़ी अच्छी डेट है 1/1/1922। ठीक है, याद रख लेना इसको, फंडामेंटल रूल के बारे में पूछा गया है। और एफ आर को अगर ऑफिस की टर्मिनोलॉजी में पूछा जाता है, फाइल फाइल से रिलेटेड, एफ आर इन फाइल से रिलेटेड पूछा जाता है तो दैट इज फ्रेश रिसीट। तो फ्रेश रिसीट जो होती है उसको बोलते हैं एफ आर। कंपनसेटरी अलाउंस किसको नहीं बोला जाता? ये भी कंपनसेट करने के लिए होता है, ये भी कंपनसेट के लिए होता है, ये तो है ही कंपनसेटरी। तो ये क्या है? सम्पचुअरी अलाउंस। ठीक है, तो सम्पचुअरी अलाउंस को आपका नहीं माना जाता कि ये कंपनसेटरी अलाउंस है, तो आंसर हो जाएगा जी आपका डी। ठीक है, लिमिट बताओ भाई, बेसिक पे और एनपीओ को जोड़ के कितनी हो सकती है मैक्सिमम? 2,37,500। प्रोसीजर बताओ, जब डिसिप्लिनरी केसेस किसी गवर्नमेंट सर्वेंट के जो किए जाते हैं तो कौन से रूल लागू होते हैं? कंडक्ट या सीसीए? मतलब सीसीए, हाँ, कंडक्ट या सीसीए? तो कंडक्ट नहीं होते, सीसीए होते हैं। ड्यूटी बताओ, ड्यूटी में कौन सा पीरियड इंक्लूड होता है? ड्यूटी में कौन सा पीरियड इंक्लूड होता है, जल्दी बताओ। इसका आंसर होगा आपका ट्रेनिंग। ट्रेनिंग भी जोड़ा जाता है, बट जो सर्विस वेरीफाई हुई नहीं हुई है वो नहीं जोड़ा जाता। अनऑथराइज तरीके से छुट्टी ले ली आपने, विलफुल एब्सेंस कर लिया, 17A ऑफ फंडामेंटल रूल्स, तो आपको ड्यूटी इंक्लूड नहीं की जाती। ब्रेक इन सर्विस हो गया तो भी ड्यूटी इंक्लूड नहीं होती। गवर्नमेंट सर्वेंट जो लियन होल्ड करता है अपने पुराने डिपार्टमेंट पर, जब वो अदर डिपार्टमेंट में है, तो कितने साल तक वो अपनी पोस्ट पे वापस जा सकता है? दैट इज द लियन। तो लियन ऑन द पोस्ट आपका मैक्सिमम 2 साल तक होता है। ठीक है, चलो। पे का मतलब क्या होता है? जो अमाउंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हर महीने लेता है फंडामेंटल रूल के तहत, तो वो फंडामेंटल रूल का रूल बताओ कौन सा है। तो पे आपको पता है डेफिनेशन में आएगी, तो फंडामेंटल रूल नंबर 9 में आएगी। 9 के बाद डेफिनेशन नंबर कौन सा है वो, तो दैट इज कितना आएगा इसका? 21। तो 21 भी है, 9 तो ये है ही 21 का ए, तो ये होगा आपका आंसर। एफ आर 9 21 नंबर के ए वाली डेफिनेशन है आपकी पे। सेंसर का मतलब क्या होता है? सेंसर है जो, इसका मतलब क्या है? इसका एक तो मतलब ये है कि एक छोटी पेनल्टी है, दैट इज माइनर पेनल्टी। क्या है बच्चों ये? माइनर पेनल्टी। माइनर पेनल्टी के साथ साथ एक फॉर्मल पनिशमेंट है। ये रिकॉर्ड है कि भाई आपने जो कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड में लिखा जाएगा आपने ये गलत काम किया था थोड़ा बहुत, इम्पोजिशन ऑफ पेनल्टी लगाने जाती है माइनर। ठीक है, तो ये है इसका सारा, सेंसर का मतलब ये सारा। ठीक है जी, चलो बताओ कौन सा हेड है वो एग्जेम्प्ट होता है जिस पर टैक्स नहीं लगता? तो ग्रेचुटी जो मिलती है उस पर टैक्स नहीं लगता। मिनिमम अमाउंट ऑफ फैमिली पेंशन ये हम आपको करा चुके हैं, मैक्सिमम बताई थी पहले, तो ये मिनिमम है बच्चों। 9,000 से कम किसी को पेंशन नहीं मिल सकती फैमिली, और वैसे भी नहीं मिल सकती। एग्जेम्प्टेड फ्रॉम न्यू पेंशन स्कीम में बताओ कौन सी चीज़ एग्जेम्प्टेड है? तो इसका आपका जो आंसर है वो होने वाला है आर्म्ड फोर्सेस, ये आपके एग्जेम्प्टेड है, ये सब आते हैं एनपीएस में। प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट दोबारा करा रहे हैं आपको, दैट इज रूल नंबर 3C। एम्स क्या है? ऑटोनोमस बॉडी है, बता चुके हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन से बनाए जाते हैं। फीमेल गवर्नमेंट सर्वेंट को कितनी लीव सैलरी मिलेगी अगर उन्होंने पहले 365 दिन अवेल किए हुए हैं? अच्छा, अवेल कर लिए 365 दिन, अवेल्ड 365 डेज, तो 1 साल तक तो 100% मिलती है, और अगले साल मिलेगी फिर उनको 80, पूरे 365 दिन 80% सैलरी मिलेगी जब जब वो सीसीएल लेंगे उस टेन्योर की। ठीक है, चलो सीसीएल कब एडमिसिबल है? पहले बच्चे पे, पहले गर्ल चाइल्ड पे, 3 बच्चों पे, 2 बच्चों पे, तो 2 एल्डेस्ट सर्वाइविंग चाइल्ड ओनली।
मैक्सिमम सब्सिस्टेंस अलाउंस बताओ जो घटाया बढ़ाया जा सकता है टाइम ऑफ द रिव्यू, तो वो 50% है जी। कितना है वो? 50%। कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट हुआ हो तो बिल्कुल बताएं बच्चों हमें भी। रेट ऑफ डीएनएस अलाउंस बताओ आप 1 जनवरी 2025 से कितना है। तो ये क्वेश्चन ना पिछले मैराथन में भी था हमारे, और भी क्वेश्चन होंगे पिछले में, लेकिन तब क्या था इसका आंसर? तब था इसका 53%। और अगर आज की डेट में आपसे पूछता हूं मैं 1/1/25 को कितना है, तो बताओ कितना है। अब तो 1/1/25 में तब तक तो अनाउंस नहीं हुआ था फरवरी तक, बाद में अनाउंस हुआ, तो अभी ये 55% है। तो अब आप 55% करोगे अगर ऐसे पूछा जाता है तो, या तो करंट रेट ऑफ डीएनएस अलाउंस पूछी जाएगी तो भी 55, और अगर 1/1/2025 पूछा जाएगा तो भी 55, 1 जुलाई 2025 पूछा जाएगा तो भी 55। ठीक है, क्योंकि अभी तक है ही 55। डिस्कशन का पूरा रिकॉर्ड बना दिया जाता है जब मीटिंग खत्म हो जाती है। ठीक है, बताओ उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं मिनट्स। ये क्वेश्चन पढ़ो। अभी थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन का आंसर दिया था तो उसमें हमने इसको बताया आपको। ऑटोनोमस बॉडीज हैं, ऑटोनॉमी दे दी जाती है उन्हें, बनाए किसके तहत जाते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशंस, MOA। जैसे MOU होता है ऐसे MOA होता है। तो आंसर ए होगा इसका। कौन सी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती उसको एग्जेम्प्ट रखा जाता है, जिससे नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो, इंटीग्रिटी को खतरा हो, किसी की पर्सनल जान को खतरा हो। तो बताओ भाई RTI एक्ट कौन सा है, वो एग्जेम्पशन बताओ, उसमें सेक्शन कौन सा है। तो बच्चों इसका सेक्शन है आपका दैट इज 8वें सेक्शन में ये चीज मेंशन है। RTI एक्ट सीवरेबिलिटी कौन से सेक्शन में डील करता है? तो सीवरेबिलिटी करता है सेक्शन 10 के अंदर। कितनी बार आप होम टाउन चेंज करा सकते हो पूरी सर्विस के दौरान? परमानेंट होने के बाद 1 बार। LTC कांट बी अवेल ड्यूरिंग, कब नहीं लिया जा सकता LTC? मैटरनिटी में ले लो, स्टडी लीव में ले लो, अर्न लीव में ले लो, या नहीं ले सकते बस वीकेंड में। वीकेंड लीव विदाउट अवेलिंग एनी लीव, छुट्टी तो लेनी पड़ेगी आपको इसके अंदर, चाहे CL ही लो। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका C आ जाएगा। MACP की स्कीम है वो कब तक, कौन से पे लेवल तक एडमिसिबल है? शुरू में ही बता चुके थे हम, लेवल 15 तक। और कब कब दी जाती है ये जरूर पूछा जाता है, कब कब। तो इसका रूल है 10 ईयर ऑफ सर्विस, 20 ईयर ऑफ सर्विस, 30 ईयर ऑफ सर्विस, ऐसे दी जाती है MACP। तो ये स्लैब भी पूछी गई है कि कौन कौन से उसमें ईयर्स में ग्रांट किया जाता है MACP, तो आपने आंसर दिए देना है। इनकम टैक्स डील करता है इंटरेस्ट पे, तो इंटरेस्ट की पता है आपको रिबेट मिल जाती है। कितनी रिबेट मिलती है? अगर आपका सेविंग बैंक का जो इंटरेस्ट है वो 10,000 रुपये तक है, तो 10 से ज़्यादा है तो वो टैक्सेबल। तो ये किस में है? ये सेक्शन 80 TT के अंदर आता है, 80 TT के अंदर आता है, दैट इज 117 ऑफ B। अगला देखते हैं, पेपर फ्लैग्ड PUC इंडिकेट। PUC का मतलब क्या है बच्चों? PUC का मतलब है पेपर अंडर कंसिडरेशन। ठीक है, चलो पेपर अंडर कंसिडरेशन के साथ साथ FR का भी बता देते हैं हम आपको। FR क्या होता है? अगर आपसे फाइल के मामले में पूछा जाए फ्रेश रिसीट, रूल्स के मामले में पूछा जाए तो फंडामेंटल रूल। ठीक है, सैलरी में क्या इंक्लूड नहीं होता? सैलरी में TA ग्रांटेड ऑन ट्रांसफर, ये तो होता ही है, ये नहीं होता बस। तो आंसर क्या होगा इसका? D। चाइल्ड के लिए बताओ, सिंगल फीमेल पेरेंट को दी जाती है, कितने स्पेल में दी जाती है? कैलेंडर में ये भी बताया था हमने, है ना। स्पेल नहीं बताया था, एक बार में 5 दिन ले सकते हो, तो 6 बार सिंगल पेरेंट को, 6 बार, वैसे 3 बार। जो केवल फीमेल पेरेंट ही बचा हुआ है फैमिली में तो उनको तो 6 बार मिल जाती है, वैसे ये साल में 3 बार मिलती है जो हस्बैंड और वाइफ दोनों अलाइव है। तो एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है NPS का? तो एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड और रेगुलेटेड होती है IRTA के द्वारा, IRD, ठीक है, जो ये इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी होती है IRD। तो 121 का आपका आंसर आ जाएगा D। ठीक है, तो कैसे लग रहे हैं क्वेश्चंस आपको, बताओ जल्दी। अच्छे लगेंगे तब भी वीडियो शायद लाइक ना करो आप। रिस्पॉन्सिबल फॉर रजिस्टरिंग एन ऑर्गेनाइजेशन ऑन जैम। जैम क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। क्या होता है? गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, मार्केट प्लेस। चलो, तो इसका आंसर हो जाएगा जी आपका प्राइमरी यूजर। 122 का क्या होगा? प्राइमरी यूजर।
गवर्नमेंट सर्वेंट रिक्वायर्ड टू फाइल देयर एनुअल प्रॉपर्टी रिटर्न, कब तक भरना है? थोड़ी देर पहले ही करवाया था, दोबारा करा देते हैं 31 जनवरी तक। टाइम लिमिट बताओ इंक्वायरी कंप्लीट करने की, दोबारा बता देते हैं, लेकिन ये सेक्सुअल हरासमेंट की है तो इसमें बच्चों 90 दिन है। वैसे किसी इंक्वायरी का कितना होता है? 180 डेज। ठीक है, ये इसको छोड़ के जो डिसिप्लिनरी हम यहाँ पे लिख देते हैं, कोई डिसिप्लिनरी इंक्वायरी है, डिसिप्लिनरी इंक्वायरी, तो उसके 180 दिन है। मिसकंडक्ट में बताओ कौन सा नहीं आता? पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी बनाना अच्छी बात है, वो मिसकंडक्ट नहीं है, वो कंडक्ट है। तीनों ऊपर पढ़ लेना, वो सारे मिसकंडक्ट है। मेजर पेनल्टी बताओ इनमें से कौन सी है? तो देखो, माइनर, माइनर, और ये कितनी है? माइनर, ये मेजर। कैसे है ये मेजर? लोअर टाइम स्केल ऑफ पे इन ऑर्डर ऑफ पेनल्टी। और आगे भी हम इसको जोड़ सकते थे कि जिसकी वजह से उसको क्यूमुलेटिव लॉस हो, तो वो मेजर पेनल्टी में आएगा। रिपोर्ट कितने दिन में देनी चाहिए बच्चों इंक्वायरी अथॉरिटी को? डेफिनेटली रिवाइज्ड क्वेश्चन है, दोबारा आ गया, बट आपको याद रहेगा इसलिए, तो इसका होगा जी 6 महीने के अंदर अंदर। अमाउंट ऑफ एडवांस बताओ कितना मिल जाता है जब आप एलटीसी लेते हो? तो 90% तक। लेकिन अगर आप रिम्बर्समेंट लेना चाहोगे तो 1 महीने में बिल जमा करना पड़ेगा, एडवांस नहीं लिया है तो 3 महीने तक, जो हमारा शुरुआत में क्वेश्चन था। एमएससीपी बताओ किस पर एप्लीकेबल है? तो ये हम दोबारा करा रहे हैं, है ना, फिर बता देते हैं। लेवल है कितना? 15 लेवल तक, 10 साल, 20 साल, 30 साल के डिफरेंस पे दी जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मूवमेंट ऑफ फाइल शुड बी एंटर्ड इन, फाइल मूवमेंट रजिस्टर होता है एफएमआर, इसके अंदर इसको मूवमेंट को दर्ज किया जाना चाहिए। एफआर क्या है? बिल्कुल फ्रेश रिसीट होता है इन टाइम ऑफ फाइल टर्म सिस्टम। पीएसएमएस क्या होता है? पर्सनल स्टाफ मेंबर्स ऑफ ऑफिसर्स, दैट इज बी, तो 132 का आपका बी हो जाएगा। डील करने हैं ऐसे केसेस जो बार बार रिपीट होते हैं, तो उनकी एसओपी बनाई जाती है, स्टैंडर्ड प्रोसेस शीट, एसपीएस, एसओपी नहीं एसपीएस। तो बताओ इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तो ये सबके लिए। ये है किसी की जान को अगर खतरा है, किसी पिटिशनर की लाइफ या फ्रीडम का सवाल है, तो उसको जवाब देना पड़ेगा आपको 48 घंटे के अंदर। टीडीएस का मतलब क्या है? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। फाइनेंशियल पावर ऑफ गवर्नमेंट नॉट बीन डेलीगेटेड टू सबऑर्डिनेट अथॉरिटी शैल वेस्ट इन, अगर किसी गवर्नमेंट ने किसी को वो पावर नहीं दी तो वो किसको मिलेंगी? खुद गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री को, दैट इज फाइनेंस मिनिस्ट्री। पैटी लॉसेज बताओ। जीएफआर 2017 के अंदर ऐसे लॉसेज हैं जिनकी रिपोर्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे लॉस हैं, वो 10,000 रुपये तक का कोई लॉस है तो वो पैटी लॉस है। रिडक्शन बाई 1 सिटीज फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर विदाउट, अब ये ही है इसमें, अगर ये विद क्यूमुलेटिव इफेक्ट लिखा होता तो मेजर होता, अब ये माइनर। पेनल्टी किस में डिफाइंड है? रूल नंबर 11 में। ठीक है, पेनल्टी। और वैसे ये पार्ट कौन सा है इसका? पार्ट 5 आता है पेनल्टीज का। और प्रोसीजर टू स्टार्ट पेनल्टी प्रोसीजर जो भी है वो 6 के अंदर आता है। ठीक है, और रूल 10 है, वो क्या है आपका? रूल जो 10 है इसी के अंदर तो आता है सस्पेंशन। चलो, लीव नॉट ड्यू LND कब दी जाती है? वो स्ट्रिक्टली दी तो जाती है, लेकिन कब दी जाती है? मेडिकल सर्टिफिकेट पे दी जाती है, बट बिना मेडिकल भी दी जाती है अगर कोई मैटरनिटी लीव के कंटिन्यूएशन में लेता है तो। ठीक है, रूल 13A क्या है? ये डोरी का है कि दहेज ना लो ना दो। कौन सी एक्टिविटीज है जिसकी परमिशन चाहिए? डेफिनेटली चारों की चारों हैं जिनकी परमिशन चाहिए। बार बार पूछेंगे ऐसे क्वेश्चंस, तभी आप लोग सही कर पाओगे। सीसीएल लेने के लिए बच्चे की उम्र कम से कम कितनी रहनी चाहिए? 18 से कम रहनी चाहिए, फिर उसके बाद सीसीएल नहीं ले पाओगे। पेंशन के रूल भाई किस पर लागू नहीं होते?
जिनकी जो ज्वाइनिंग है ना वो 31/12/2003 से पहले हुई। क्लियर हो गया। अब दूसरी पेंशन मिलती है वो एनपीएस मिलती है, तो उसमें पूछा जाता है ज्वाइन कब से होना चाहिए, 2004 से। उससे पहले के ज्वाइन वालों का जीपीएफ कटता है। 1/1/2004 को ज्वाइन किया जिसने, या 1/1/2004 को अपॉइंटमेंट हुई जिनकी, या 1/1/2004 के बाद अपॉइंटमेंट हुई या बाद में ज्वाइन किया, तो उनको एनपीएस के दायरे में रखा जाता है। इसीलिए उनको पेंशन इस टाइप की नहीं मिलती जैसे ओल्ड पेंशन मिलती है। 154 रूल है, इसमें बात की जाती है परचेज विदाउट कोटेशन। तो परचेज विदाउट कोटेशन की वैल्यू बताओ आप कितनी है, 50,000। ये बच्चों रिवाइज हो चुकी है, पहले ये थी 25,000, ठीक है। अब ये आपका 25,000 से 50,000 हो चुकी है, इसलिए याद रखना इसको। नंबर ऑफ सप्लायर्स बताओ लिमिटेड टेंडर इंक्वायरी में। ये क्वेश्चन ना पिछली बार भी करा है, उसमें आंसर इसका 4 था, इस बार 3 है इसका आंसर। क्यों है? क्योंकि देखो मिनिमम 3 होने चाहिए। जब इस क्वेश्चन में से मिनिमम को मैं हटा देता हूँ ना तो 3 नहीं आएगा, फिर 4 आएंगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा होने चाहिए, है ना। अगर मिनिमम लिखा है तो 3, मिनिमम नहीं लिखा तो 3 से ज़्यादा, जो भी ऑप्शन में होगा, 4 5 6 7 वट। गुड्स की डेफिनेशन जो जिस रूल में दी गई है जीएफआर में, वो रूल है 143। कितना है? 147 का सी। Amount of leave salary granted to female government servant who have to avail first 365 days of CCL out of 730 days, बताओ। 100%। और इसके बाद कितनी मिलेगी बच्चों? 80% आफ्टर फर्स्ट 365 डेज। जब आपके खत्म हो जाएंगे तो भैया सैलरी कटेगी, 80% मिलेगी आपको फिर केवल। अगर किसी रिक्रूटमेंट वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी है और वो ईयर मार्क है, ईयर मार्क का मतलब होता है भरी जाएगी तो ईडब्ल्यूएस से भरी जाएगी, नहीं तो नहीं भरी जाएगी। वो नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सुटेबल कैंडिडेट से नहीं भरी गई तो क्या होगा? उसको बैकलॉग माना जाएगा, उसको फॉरवर्ड किया जाएगा नए साल के लिए, या उसको फॉरवर्ड नहीं किया जाएगा, बैकलॉग भी नहीं माना जाएगा। तो ये है, रट लो इसको, ना वो बैकलॉग मानी जाएगी ना उसको फॉरवर्ड किया जाएगा ईडब्ल्यूएस के केस में, अगर वो ईयर मार्क है तो। डिसेबिलिटी वाला जो पर्सन है उसकी मिनिमम डिसेबिलिटी होनी चाहिए 40%। 150 क्वेश्चन होपफुली हम करा चुके बच्चों। अब कुछ क्वेश्चन बचे होंगे, 2 हो 4 हो 5 हो, और आपकी क्लास खत्म। ठीक है, बस रिवीजन पे रिवीजन करना है आप लोगों ने, क्लासों का, मैराथन क्लासों का, और ये इंपॉर्टेंट 150+ MCQs का। बेड़ा पार हो जाएगा आप लोगों का। ठीक है, मेहनत करते रहो, मेहनत पे विश्वास रखोगे, सब कुछ होगा। डेपुटेशन अलाउंस को कौन सी पे बोला जाता है या अलाउंस बोला जाता है? जो फंडामेंटल रूल नंबर 25 में आती है, रूल नंबर 9 के डेफिनेशन नंबर 25 में आता है डेपुटेशन, बताओ। तो ये स्पेशल पे है। क्या है? स्पेशल पे। क्वेश्चन 152 पढ़ो और आंसर दो। 1 जनवरी से बताओ कितना है डेपुटेशन अलाउंस। ये जिनको दिया जाता है ना बच्चों, ये उनको दिया जाता है अगर सेम स्टेशन पे है पोस्टिंग, एक इंस्टीट्यूट से दूसरे में ज्वाइन कर लिया, लोकेशन सेम है, तो 5,625 मिलेंगे, 5% बेसिक का। इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा, बेसिक का 5 कम बनना है तो कम मिलेगा, लेकिन 10% मिल जाएगा 11,250 तक, अगर आपकी डेपुटेशन सेम स्टेशन में नहीं है तो इसीलिए ये दोनों के दोनों ठीक है। ठीक है, 5,625 रुपये और 11,250 रुपये, ये है सेम स्टेशन, ये है अदर स्टेशन। चलो, पे मैट्रिक्स में कितने डायमेंशंस हैं? अटपटा सवाल, बट 2 ही हैं। कौन कौन सी है? या तो हॉरिजॉन्टल है या उसमें वर्टिकल, और है ही क्या, इसलिए 2 डायमेंशन। जो एम्प्लॉई बेंचमार्क डिसेबिलिटी, हाँ ये वो सवाल था जिसमें हमने आपको बोला था कि कुछ फिटनेस का था ना, एफिशिएंसी बार, एक वर्ड यूज किया था हमने, एफिशिएंसी बार। अब ये क्या होता है? तो पहली बात तो ये कि 20 साल की सर्विस के दौरान
रेगुलर सर्विस हो चुकी उन्हें, और MACP जो है वो बेंचमार्क मैच नहीं कर रहा, तो उसको क्या किया जाएगा? ना तो उसको एनुअल इंक्रीमेंट दिया जाएगा, सस्पेंड उसको कर नहीं सकते, ना उसको डिसमिस कर सकते। तो या तो वो खुद से ले ले भाई वॉलेंट्री रिटायरमेंट, बेनिफिट सारे मिलेंगे। नहीं लेता है तो एफिशिएंसी बार के तौर पर क्या किया जाएगा? उसको जो है इंक्रीमेंट नहीं दिए जाएंगे, वो एनुअल इंक्रीमेंट रोक लिए जाएंगे उसके। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है। इसको पेनल्टी नहीं कहेंगे। वैसे विदहोल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट क्या है? आपका पेनल्टी है, बट इस केस में नहीं, इस केस में नहीं, ये समझना। तो बच्चों मैराथन क्लास आपकी हम कंप्लीट करा चुके हैं, एंड ऑफ द स्लाइड पूरा हो चुका हमारा। ठीक है, अब हमारी तरफ से 3 शब्द हैं आपके लिए, बेस्ट ऑफ लक। बट लक किसका काम करेगा? जिसने मेहनत करी हो। तो अभी भी आप मेहनत करो, करते रहो, मैराथन क्लास रिवाइज करो, पुरानी क्लासें रिवाइज करो। अब डाउट्स के चक्कर में मत पड़ो, न्यूमेरिकल्स के चक्कर में मत पड़ो। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, वो कहीं आपको इतना जल्दी किसी को नहीं पता होंगे, है ना? तो एक आधा क्वेश्चन स्किप हो जाता है, नो डाउट, नो इशू, नो प्रॉब्लम, बट बिलीव ऑन योर सेल्फ, और पेपर आप अच्छे से करके आओ। शुभकामनाएं आपको। मिलेंगे आपके रिजल्ट के बाद। अगर उससे पहले कुछ जरूरी रहा तो जरूर आपसे वीडियो शेयर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।